नमस्कार, मैं निदा फातिमा आज बेबाक लाइफ के स्टूडियो में आपका स्वागत करती हूँ। हमारे साथ आज इतिहास एवं पुरातत्व के दो बड़े जानकार मौजूद हैं। श्री शिव शंकर परिजन जो इतिहास एवं पुरातत्व के जानकार हैं। इन्होंने दर्जनें किताब लिखी हैं तथा विक्रमशिला के उत्थान में लगे रहते हैं। विक्रमशिला पर इन्हें काफी किताब लिखी है। आज के हमारे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर बिहारी लाल चौधरी, जो तिलका मांझी विश्वविद्यालय में एंशिएंट हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हेड हैं, और उनके बगल में वरिष्ठ पत्रकार श्री दीपक कोचगवे भी मौजूद हैं। स्वागत है आपका सभी का। दीपक जी, आप क्या दीपक जी आज थोड़ी चर्चा करें। देखिए, आज हम लोगों ने आपने जो इंट्रोड्यूस किया, लोगों को धन्यवाद। आपको आपकी अच्छी भविष्य की कामना करते हैं। इसी तरह आप आगे बढ़े। हम लोग बेबाक लाइफ के बारे में मैं 2 मिनट बता दूं कि इसके लाने का एक ही मकसद है कि कोई पॉजिटिविटी की बात हो पत्रकारिता में, कुछ अच्छी बात हो, कुछ शोध की बात हो, कुछ किताब लिखने की बात हो, तो उसको उस मकसद से मैंने यहाँ ये सेटअप तैयार किया है। और आज मेरे साथ आपने जो परिचय कराया श्री शंकर सिंह पारिजात जी की, बिहारी लाल चौधरी जी की, ये दोनों आपने बता ही दिया कि इतिहास के ये लोग जाने माने लोग हैं पुरातत्व के मामले में, लिखने के मामले में, और इनका तो वो सब्जेक्ट थी। आज एक ऐसी भागलपुर में हमेशा से हम लोगों ने ये देखा कि अच्छी खबरों की कमी दिखती है। अब मैंने सोचा कि कुछ ऐसी चीजों को लाया जाए जो समाज में एक अच्छा संदेश दे और नौजवानों को कुछ सीखने की प्रवृत्ति मिले। पुरातत्व के मामले में भागलपुर रिच माना जा रहा है, क्योंकि बहुत हाल में इन लोगों ने भी लिखा, बहुत लिखा, और वो जो खुदाई की बात है तो बहुत सारी चीजें मिली हैं पुरातत्व में जो बहुत प्राचीन काल की चीजें हैं। आज यहाँ ये मकसद मैंने बुलाया है कि मैं इन लोगों से जानना चाहूंगा, आप जो सवाल करेंगे इनसे जानना चाहूंगा कि अभी शाहकुंड में बहुत बड़ी प्रतिमा 6.5 फीट की निकली है, जो लोगों के बीच एक चर्चा का विषय बना हुआ है, और ऐसा लगता है आंध्र प्रदेश में कुछ है। तो इस तरह की चर्चा हम करवाते हैं, तो उसमें यह है कि कभी ना कभी पुरातत्व विभाग के लोग आए और देखें कि आंध्र प्रदेश बहुत ही गौरवशाली प्रदेश माना जाता है हिंदुस्तान में। आपने जाना हुआ कर्णगढ़ यहाँ है, यहाँ के इतिहास पर आप जाएंगे तो आप बहुत। तो मैं इन दोनों से यही गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जिन सवालों को आप पूछे थोड़े अंदर से उसको जाएं और दर्शकों को बताएं कि आपका आंध्र प्रदेश बहुत गौरवशाली है। तो आप इनसे सवाल करें। परिजात सर, मैं ये जानना चाहती हूँ, भागलपुर जिले मुख्यालय में 24 किलोमीटर शाहकुंड में जो मूर्ति मिली है, ये कैसे मिली है? ये मूर्ति किसी पुरातत्व विभाग की खुदाई में नहीं मिली है। वास्तव में शाहकुंड प्रखंड के में एक खेरही कस्बा है, और उस कस्बे में एक मिश्रा टोला नाम का जगह है, और वहीं एक नाले की खुदाई लोग कर रहे थे। और उस दौरान ही जब वो खुदाई हो रही थी तो खुदाई करने वालों की कुदाल जो है किसी ठोस वस्तु से टकराई, तो उन्हें लगा कि कुछ यहाँ है, और जब उन्होंने सहेज कर उसकी खुदाई की तो करीब 6.5 फीट ऊंची ये मूर्ति मिली है। ये मूर्ति देखने से काफी ऐतिहासिक लगती है, और मूर्ति कला के दृष्टिकोण से ये काफी समृद्ध है, और यही कारण है कि इसकी सूचना मिलते साथ ही उस पूरे इलाके के लोग आ गए, हजारों की संख्या में लोग वहां आ गए, और वहां का जो स्थानीय प्रशासन जो होता है एक प्रखंड में, सीओ है, बीडीओ है, थानाध्यक्ष है, सारे लोग आ गए
और उन लोगों ने भागलपुर जिला प्रशासन को भी इसकी सूचना दी। तो इस तरह से ये मूर्ति जो है समझिए कि एक सामान्य गतिविधि में एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये भागलपुर जिला को हुई। भागलपुर जिला ऐसे भी बहुत इतिहास और पुरातत्व के मामले में समृद्ध रहा है। तो ये जो मूर्ति मिली है ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इससे पूरे जिले में भी खुशी की बात है, लोगों में हर्ष है और लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इसके संबंध में आगे भी कार्रवाई हो ताकि सारी बातें जो हैं इससे रिलेटेड जो इसका इतिहास है, इसकी जो आर्कोलॉजी है, इसकी जो आइकोनोग्राफी है, मूर्ति कला जो है उसके बारे में लोगों को जानकारी। इस मूर्ति के बारे में जैसे मैं आपसे अनुमति लेकर बात करना चाहता हूँ। इस मूर्ति के बारे में लोग बुद्ध की मूर्ति बता रहे हैं और जितना विशाल है और जिस तरह के बाल हैं और जिस तरह का कद है लोग बुद्ध की मूर्ति। आप बताएं कि इसमें क्या आपको लगता है? मैं कहना चाहूँगा कि कई लोग बात करते हैं और ये जो साकुन में प्रतिमा मिली है तो बुद्ध की मूर्ति के रूप में उसको बताते हैं, जबकि कतई बुद्ध की मूर्ति नहीं है। ये मूर्ति एक शैव संप्रदाय की एक शाखा है और उसके साथ से संबंधित है। शैव संप्रदाय की पुलिस की मूर्ति ये हो सकती है, प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है। और जहाँ तक इसकी पीरियड का मामला है, किस काल की ये हो सकती है, तो हम लोग इस चीज को अभी अध्ययन के क्रम में है। ये पत्थर की मूर्ति है तो निर्भर करेगा कि वो ब्लैक बसाल्ट की काला पत्थर की मूर्ति है कि बलुआ पत्थर की मूर्ति है। तो इस पर इसके अवधि का पता चलेगा, निर्भर करेगा। ये यदि ब्लैक बसाल्ट की मूर्ति होती है तो इसका पीरियड 5 साल का होगा और यदि बलुआ पत्थर की मूर्ति है तो उत्तर गुप्त काल का समय इसके लिए माना जाना चाहिए। तो सर आगे की क्या योजना है इस मूर्ति के? आगे की योजना तो बहुत बातों पर निर्भर करती है। सरकार का क्या नजरिया दृष्टिकोण है, हम लोग तो इसमें अपनी ओर से ये कह सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, इस बात को आगे बढ़ा सकते हैं। ये मूर्ति जो है ऐसी जगह पर मिली है और उसका इतना महत्व है कि आगे क्षेत्र में और भागलपुर में पहले एक मिस्टर हैरिस के द्वारा रेलवे लाइन बिछाते समय इंजीनियर के द्वारा जो एक मूर्ति मिली थी, बुद्ध की आलमकल प्रतिमा मिली थी। तो वैसी मूर्ति के बाद ये दोबारा इस तरह की आलमकल जो कि वर्टिकल स्टेटस में मिली है, जहां पर ये प्राप्त हुई है वो खड़ी मुद्रा में ये मूर्ति मिली है और अपने आप में लगभग संपूर्ण है। इसके सिर्फ 2 हाथ जो है वो भंग है, बाकी सब कुछ इसमें सलामत है और हृष्ट पुष्ट जय यष्टि की यह मूर्ति बिल्कुल प्रथम दृष्टया लकुलिस की मूर्ति। हम लोग ये चाहते हैं कि इस पर काम हो, खुदाई का काम हो और पुरातत्व की खोज और उससे संबंधित जो जानकारी है जो इस क्षेत्र से संबंधित है, ये बहुत सी बातें संभावना व्यक्त करती है, उजागर होने के लिए संभावना व्यक्त करती है। और आसपास के ये तो एक वहां पर शाहकुंड और उसके आसपास में खेड़ी पहाड़ी के आसपास में पुरातात्विक सामग्रियों की भरमार है। पहले भी वहां पर नरसिंह की मूर्ति जो है वो प्रसिद्ध है, जो केवल नरसिंह की मूर्ति जिसको बोलते हैं वो ये भागलपुर में उसी जगह पर। और उस जगह पर आसपास में 2 वर्ष पहले भी ऐसे बताते हैं कि कुछ मूर्तियां मिली थी जिसको वहां पर मंदिर बना करके लोगों ने रखा है। तो यह क्षेत्र बहुत ही रिच है पुरातत्व के नजरिए से, बल्कि पुरातत्व के नजरिए से भागलपुर अपने आप में बहुत ही रिच है, जो कि समय समय पर कहीं न कहीं कुछ बिना किसी सरकारी प्रयास के यूं ही ये जो है चीजें मिलती रहती है। आप लोगों ने आपको स्मरण होगा कि बीच में बहुत सारे ऐसे खोज हुई या खुदाई हुई जिसमें बहुत सारे अवशेष मिले, उसके बारे में आप बताएं। देखिए, हाँ, मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा कि देखिए भागलपुर का जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे है, पुरातात्विक सर्वेक्षण जब किसी भी जिले का होता है
तो वहां पर क्या पुरातात्विक सामग्रियां हैं, उनका क्या ऐतिहासिक महत्व है, कितना जो है वो सरफेस के ऊपर है और कितना सरफेस के नीचे है, उसका एक आकलन होता है। तो आप समझ लीजिए कि इस मामले में भागलपुर बड़ा ही उपेक्षित रहा है पुरातात्विक सर्वे के मामले में। आप समझिए कि 1910-11 में ब्रिटिश टाइम में जो है यहाँ एक सर्वे किए थे, बुकानन ने वो सर्वे किया था, है ना, 1810 में। वो 1810 में किया था, सॉरी, और वो फिर बाद में वो पब्लिश हुआ। तो वो अपने ट्रेवल रिपोर्ट के दौरान, वो वास्तव में कोई आर्कियोलॉजिकल सर्वे नहीं था, लेकिन वो अपनी यात्रा विवरणी के दौरान जो है इस क्षेत्र में जितने भी रिसोर्सेस हैं, चाहे वो प्राकृतिक रिसोर्सेस हो, खनिज के रूप में हो, नदी हो, पहाड़ हो, झरना हो, तो इस क्रम में ही जहां भी उनको इस तरह की पुरातात्विक महत्व की वस्तुएं मिली, ये दिखाई पड़ी, तो उसको उन्होंने रिकॉर्ड किया। और उसके बाद स्ट्रे वे में होता रहा, और जो एक लंबे अंतराल के बाद जो है ये दो ढाई साल पहले बिहार सरकार के पुरातत्व विभाग ने एक बड़ा ही एक्सटेंसिव सर्वे पुरातात्विक जिले का कराया, और काफी यहाँ पर जो है माउंट्स मिले, ढूंढ जिसको कहते हैं, जिसके अंदर हमारी पूरा संपत्तियां, संपदा जो है वो छिपी हुई है, और काफी मूर्तियों का इंडिकेशन उसमें आया। लेकिन ये भी एक दुख की बात है भागलपुर के लिए, कहिए कि बड़ा ही एक निगेटिव बात है कि वो रिपोर्ट अभी तक न तो पब्लिश हुई है और न ही उस पर कोई कार्रवाई हुई है। तो ये तो एक बात हुई, लेकिन फिर भी निजी निर्माण के दौरान ये कुछ यूनिवर्सिटी, जैसे पटना यूनिवर्सिटी का जो एंशिएंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट है, उसने यहाँ काम किया। विक्रमशिला का जो इनिशियल, जी हाँ, डॉक्टर बीपी सिन्हा पटना यूनिवर्सिटी के थे। तो विक्रमशिला साइट की एक पहली एक सिस्टमेटिक खुदाई उन्होंने की, तो वो एक यूनिवर्सिटी का जो एक स्टडी होता है पोस्ट ग्रेजुएट, उसके थ्रू तहत उन्होंने करवाया। उन्हीं के समय में ये चंपानगर की खुदाई हुई, कर्णगढ़ की खुदाई हुई, और समझिए कि वो 60s में हुई थी, और अब समझिए कि 50-60 साल हो गया। विक्रमशिला की जो बात है, उन्होंने 60s के आसपास में वो खुदाई की। उसके बाद काफी लंबे अंतराल के बाद 80s में जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उसकी खुदाई की, और काफी एक्सटेंसिव खुदाई हुई। हालांकि वो मुख्य जो माउंट है विक्रमशिला का था, मुख्य स्तूप की खुदाई हुई है। लेकिन ये खुशी की बात है कि ये पूरी दुनिया में एस्टेब्लिश हो गया है। जो विक्रमशिला के साइट के बारे में बहुत सारी कंट्रोवर्सी थी, तो ये एस्टेब्लिश हो गया कि विक्रमशिला बौद्ध महाविहार जो है वो भागलपुर के कहलगांव के अंतिचक में ही था। तो ये मैं समझता हूं कि ये जिले की एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई, बिहार की बहुत बड़ी उपलब्धि हुई, और आज के डेट में कहें तो वो भारत की भी उपलब्धि है, इसलिए कि बहुत सारे विद्वान आर्कियोलॉजिस्ट जो है इसको बांग्लादेश, जो आज का बांग्लादेश है, उस समय तो यूनाइटेड इंडिया में था, तो जिस जगह को उन्होंने इंडिकेट किया वो आज के बांग्लादेश में पड़ता है। तो खैर चलिए, ये एक बात हुई। इस मूर्ति के बारे में जैसे इन्होंने जो प्रश्न किया ये मूर्ति किसकी है, तो डॉक्टर बिहारी लाल चौधरी ने बड़े स्पष्ट रूप से बताया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चूंकि ये क्षेत्र जो है भागलपुर का विक्रमशिला को लेकर, और काफी चाहे शाहकुंड हो या शाहकुंड के बगल में सुल्तानगंज हो, काफी बुद्ध की मूर्तियां मिली हैं, अभी भी मिल रही हैं। बहुत सारे बुद्धिस्ट जो है स्मृति चिन्ह अभी भी वहां सरफेस पर देखे जा सकते हैं। तो वो जो मूर्ति निकली तो लोगों ने एट ए ग्लैंस जो है वो समझ लिया कि ये बुद्ध की मूर्ति है, और वो काफी प्रचारित हुआ। और इंस्टेंटली जो है चाहे प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रशासन के भी कुछ लोगों ने इसको बुद्ध की मूर्ति समझ करके उसको प्रसारित किया। फिर उसके बाद जब
भागलपुर के जो पुरातत्व के जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, उन्होंने फिर उस पर अध्ययन किया मूर्ति को। क्योंकि अभी मूर्ति जो है पूरी मिट्टी से लिपटी हुई है और उसका स्वरूप बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी प्रथम दृष्टिया देखने पर यह बुद्ध की नहीं लगती है। दूसरी बात क्या है कि उसी आर्किटेक्चर में, जैसे उस मूर्ति में कमरबंद है, गले में कंठार है और सर पर जो है उसका बाल जो घुंघराला टाइप का है, जिसकी लट नीचे भी गिरी हुई है। तो क्या तो वो पहले लग रहा था क्या कि वो किसी योद्धा का श्रेष्ठ प्राण है, जो सर पर कोई लड़ाई के समय जो पहनते थे। लेकिन बाद में हम लोगों की बात हुई, डॉक्टर बिहारीलाल चौधरी ने भी, जो देश के या बिहार के जो प्रोमिनेंट आर्कियोलॉजिस्ट हैं या इतिहास के जानकार हैं, हमारे भी बात, जैसे बिहार विरासत परिषद के अधिकारी हैं डॉक्टर अनंत आशुतोष, जो बिहार हेरिटेज सोसाइटी को भी संचालित करते हैं बिहार में, या हमारे यहाँ जो म्यूजियम है उसके जो अध्यक्ष थे, जो अब रिटायर्ड हो चुके हैं, डॉक्टर ओपी पांडे, तो डॉक्टर ओपी पांडे से भी हमारी बात हुई, डॉक्टर अनंत आशुतोष से भी बात हुई, और उन्होंने भी अपने कंसर्न जो आर्कियोलॉजिस्ट जो इंडिया के प्रोमिनेंट है, ये जो उनके संपर्क में थे, तो उनसे जो बात हुई तो एक स्टेज पर आया कि ये यक्ष की मूर्ति है। लेकिन वो अभी जो रिसेंटली जो थ्योरी जो उस मूर्ति के बारे में आ रही है, जैसा कि डॉक्टर बिहारीलाल चौधरी ने बताया कि वो भगवान शिव का एक स्वरूप है, लकुलिस, वो उसकी मूर्ति है। और लकुलिस जो है वो शिव के अवतार माने जाते हैं। जैसे लिंग पुराण में ये लिखा है, ये चर्चा है कि लकुलिस जो है शिव के 24वें अवतार है ना। कुछ और पुराणों में जो है उनको 28वां अवतार बताया जाता है, और उनके बारे में ये भी बताया जाता है कि पशुपत संप्रदाय जो है, जो शिव से संबंधित है, उसकी स्थापना या उसकी परंपरा उनसे ही चली, और बाद में जो है खुद उनके नाम पर ही लकुलिस संप्रदाय भी चला। तो इस तरह से चूंकि हमारे क्षेत्र में भी कुछ मूर्तियां या कुछ एविडेंस निकले हैं, जो यहाँ के कुछ लेखकों ने अपनी पुस्तकों में चर्चा की है, लेकिन लकुलिस, शिव के लकुलिस स्वरूप के बारे में लोग कम जानते हैं। लेकिन गुजरात में या राजस्थान में बहुत ही अच्छी मूर्तियां मिली हैं और बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं भगवान लकुलिस की जो है। तो जिस इंटैक्ट अवस्था में ये मूर्ति मिली है और जो स्वरूप इसका सामने आ रहा है, जो इसका आकार है, मुझे एक एकेडमिक बात, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप दोनों इसके जानकार हैं, आप जितना बोले, जितना बताएं, वो ज्यादा ऑथेंटिक होगा, क्योंकि मैं उस विषय का जानकार नहीं हूं। मगर मैं एक एकेडमिक बात चौधरी जी से पूछना चाहता हूं कि आपका जो एंशिएंट डिपार्टमेंट है, एंशिएंट डिपार्टमेंट जो छात्र पढ़ते हैं आपके साथ, क्या उनका इंटरेस्ट इन आर्कियोलॉजी और इस पर है कि नहीं है, और उस पर वो शोध करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? अगर छात्र पढ़ते हैं और छात्र शोध करते हैं तो आपकी भी आपके पास भी बहुत सारे ऐसे चीजें आएंगे, क्योंकि यहाँ आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है या कि नहीं, मैं नहीं जानता, आप ही माफ करें। तो इसमें आपको क्या लगता है कि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, जैसे मैं आपको बताऊं कि पहले डायरेक्टर हुआ करते थे आपके ही शहर के, बिहार के आर्कियोलॉजी के डायरेक्टर थे अतुल वर्मा। तो मैं जानता हूं अतुल वर्मा को क्या सहयोग मिलता है और छात्रों का रुझान कैसा रहता है इस तरह के चीजों? आपने अतुल जी का नाम लिया, बहुत ही किस नाम है। उनके समय में अभी भाई साहब पारिजात जी ने बताया था कि 2 साल पहले पुरातात्विक सर्वेक्षण कराया गया था भागलपुर जिले, तो अतुल वर्मा जी के ही प्रयास से यह काम हुआ था, जिसमें हम लोगों ने भी सहयोग दिया था। मेरे विभाग के पोस्ट ग्रेजुएट के और कुछ रिसर्च स्कॉलर छात्र थे, उनको मिलाकर और वहाँ पटना से बिहार पुरातत्व निदेशालय से एक
असिस्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट को उन्होंने भेजा था और मेरे डिपार्टमेंट के कुछ स्टूडेंट को उनके साथ लगा के एक टीम बनाई गई थी और उसके द्वारा भागलपुर जिले के पुरातात्विक स्थलों का पूर्ण सर्वेक्षण हुआ था, जो कि लगभग 4 महीने तक कंप्लीट काम चला है और काफी गहन सर्वेक्षण का काम हुआ। तो मेरे विभाग की का इन्वॉल्वमेंट जो है, एक तो ये इस तरह से प्रत्यक्ष रूप से है, दूसरा इस तरह से है कि हमारे यहाँ जो पढ़ाई होती है उसमें एक तो ऐसे पेपर्स है जिसमें कि क्षेत्र के पुरातात्विक स्थलों का विजिट करना, उसका मुआयना करना, वहां जा करके लोगों से इंटरेक्ट करना, जगह का स्थल का निरीक्षण करना, विजिट करना, उसके बारे में जो प्राचीन किंवदंती है उसको भी और जो सच्चाई है उसको भी, सारी चीजों का अध्ययन करके उसको प्रोजेक्ट बना करके जमा कराना होता है। उसका एक ऑलरेडी हो जाता पाठ्यक्रम में ये चीज शामिल है और उसको इसलिए मार्क्स भी आवंटित किए जाते हैं। तो ये तो रहा आपके प्रश्न का जवाब। मैं अपनी तरफ से एक बात कहना चाहता हूँ कि लकुलिस की प्रतिमा इसको जो कह रहे हैं उसका क्या आधार, प्रश्न तो ये भी आना चाहिए। बुद्ध की नहीं है लकुलिस की जगह क्यों, इसकी वजह तो उस एक है प्रतिमा लक्षण विज्ञान, एक विधान। तो प्रतिमा लक्षण विज्ञान में मूर्तियों के जो प्राचीन मूर्तियां हैं उसके लक्षण को पहचान करके ये बताया जाता है कि ये किसकी मूर्ति है, किससे संबंधित है, वो एक विधान। तो प्रतिमा लक्षण विज्ञान के आधार पर लकुलिस की प्रतिमा के लक्षण से संबंधित लगती है मूर्ति, क्योंकि उसके लक्षण में ऐसा लिखा है कि ऊर्ध्वलिंग उसकी विशेषता है, लकुलिस की मूर्ति की विशेषता है ऊर्ध्वलिंग, और दूसरी है कि एक हाथ अभय मुद्रा में और दूसरे हाथ में लाठी। ये लकुलिस की प्रतिमा लक्षण की मुद्रा है। तो इस मूर्ति को देखकर ऐसा लगता है कि ये लकुलिस की मूर्ति। इसमें ऊर्ध्वलिंग तो स्पष्ट सामने दिखाई दे रहा है और 2 हाथ जो है वो खंडित हो गए। तो अब ये निर्भर करेगा, बाकी जो प्रथम दृष्टया लग रहा है तो लकुलिस की मुद्रा इसमें पहचानी जा रही है। तो ये इस वजह से सर, जब भी ऐसी मूर्तियां मिलती हैं, भागलपुर में पहले भी ऐसी बहुत सारी मिली होंगी, तो ये भागलपुर की संस्कृति, हमारे पूर्वज, उनकी सोच, वो क्या करते थे, वो सब दर्शाता है। तो जब भी ऐसी मूर्तियां मिलती हैं कोई जगह में, तो मतलब उससे क्या पता चलता है? आर्कियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या बता सकते हैं? देखिए, आपने बहुत ही माकूल प्रश्न किया है। वास्तव में आर्कियोलॉजी जो है, आर्कियोलॉजी यह कहिए कि जो पुरातात्विक सामग्री जो मिलती है, कोई वस्तु जो मिलती है, मूर्ति मिलती है, सिक्का मिलता है, कोई स्ट्रक्चर मिलता है, तो ये हमारे अतीत का जो है, हमारे इतिहास का जो है, एक समझिए कि अनरिटन डॉक्यूमेंट है। ये एक ऐसा साक्ष्य है कि कोई इसके बारे में कुछ नहीं लिखा हो, लेकिन अगर किसी जगह से कोई पुराना स्ट्रक्चर मिलता है, पुरानी संरचना मिलती है, पुरानी मूर्तियां मिलती हैं, पुराने औजार मिलते हैं, या और भी जो आर्कियोलॉजी की भाषा में जो है वो मृदभांड जैसे एनपीपी होता है, और भी सब जो है मिट्टी के बर्तन के टुकड़े इत्यादि मिलते हैं, तो इससे वहां का इतिहास परिलक्षित होता है। देखिए, ये सब जो मूर्तियां मिल रही है, इसमें जैसे हमारा जो विक्रमशिला बौद्ध महाविहार है, तो वो एक बहुत बड़ा बुद्धिस्ट सेंटर था और वहां तंत्रयान की पढ़ाई होती थी, वज्रयान की पढ़ाई होती थी, तंत्र मंत्र से जुड़ी पढ़ाई वहां विशेष रूप से होती थी। बौद्ध धर्म की तो होती ही थी। तो आप देखिएगा कि विक्रमशिला के आसपास, कहलगांव के आसपास या भागलपुर के पूरे रेडियस में वो तंत्रयान से संबंधित, बौद्ध धर्म से संबंधित, उसकी धार्मिक प्रक्रियाओं से संबंधित यह जो उसके स्ट्रक्चर्स होते थे, जैसे मठ है, कोई रहने का जगह है या कोई ध्यान करने का जगह है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर हमको मिल रहा है। अभी जो ये बात हुई, डॉक्टर चौधरी ने बहुत ही अच्छी तरह से लकुलिस शिव के एक स्वरूप के बारे में बताया, तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो शाहकुंड का जो क्षेत्र है, शाहकुंड का जो क्षेत्र है,
वो पोस्ट गुप्ता पीरियड में, उत्तर गुप्त काल में वहां के राजा वो शशांक राजा थे, बहुत प्रसिद्ध राजा हुए हैं, वो उनका क्षेत्र था। और वो खेरही जो कस्बा है, तो वहां एक पहाड़ी है, खेरही पहाड़ी, उसी के नाम पर उसका है। तो उस पहाड़ी पर बहुत सारे प्राचीन मूर्तियां और ये स्ट्रक्चर्स और बहुत सारी चीजें मिली हैं। और ओल्ड स्क्रिप्ट भी वहां के स्टोन्स पर जो है इनग्रेव्ड है, जिसको पूरा तत्व के जानकार शंख लिपि कहते हैं। तो शशांक जो है शिव के बहुत बड़े भक्त थे, और उन्होंने शाहकुंड और उसके रेडियस में, जिसमें पूरा भागलपुर जिला और बांका का क्षेत्र आता है, उन्होंने एक विशेष प्रकार की शिवलिंग बनाई थी, जो शिव की हम लोग पूजा मंदिरों में, शिव मंदिर में जो करते हैं, वो एक मुखी शिवलिंग के नाम से है। तो एक हमारा बैकग्राउंड आता है कि शाहकुंड का जो एरिया है, या उससे जुड़ा हुआ जो सुल्तानगंज का एरिया है, जहां से इतना बड़ा श्रावणी मेला, शिव की पूजा का मेला शुरू होता है। और ये मूर्ति जिनकी पहचान अभी प्रथम दृष्टिया नकुलिस के रूप में हो रही है, जो शिव के अवतार के रूप में हो रही है, तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हो सकता है कि ये एक शैव धर्म का भी या उससे रिलेटेड भी एक केंद्र रहा वासुपत संप्रदाय से। तो कहने का मतलब है कि इस अंग क्षेत्र में, भागलपुर का जो क्षेत्र है, यहाँ बौद्ध धर्म का भी ऐसा प्रचलन रहा कि वो विश्व प्रसिद्ध है। शैव धर्म का भी ऐसा रहा प्रचलन कि इसी के एरिया में, कहिए बगल के हमारे झारखंड में, द्वादश ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ धाम है, यहाँ सुल्तानगंज में जगेवीनाथ धाम है, जहाँ से श्रावणी मेला शुरू होती है। श्रावण मास में लाखों लोग जो है पूरे श्रावण मास में जाते हैं। अरे इतिहास महत्व के इतने मामले हैं, इतने पर्यटक के साधन, तो पर्यटन के क्षेत्र में हमारा भागलपुर क्यों नहीं पटाई हो पाता? देखिए, यही बात है ना कि जैसे शुरू से हम लोग कहते आ रहे हैं कि चाहे आर्कियोलॉजी की बात हो, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ ऑर्गेनाइज्ड वे में जो है बहुत कम खुदाइयां हुई। हम लोग तो जान रहे हैं विक्रमशिला खुदाई हुई, और डॉक्टर बीपी सिन्हा ने किया, और भी कुछ लोगों ने किया। जो निकल रहा है, ये भी जो शाहकुंड में निकला, वो एक नाले के निर्माण के दौरान निकला। तो कहीं नाले के निर्माण के दौरान, कहीं घर का प्लिंथ बन रहा है, नींव की खुदाई हो रही है, उसमें कोई खेत की खुदाई के लोग कर रहा है, तो ये स्ट्रे वे में निकल रहा है। तो एक तो उससे उपेक्षित रहा। पर्यटन के मामले में भी अगर भागलपुर में ओवरऑल लिया जाए, आर्कियोलॉजी के बाहर भी, तो समझिए कि यहाँ माने पूरे इंडिया का एक रेयर जो है डॉल्फिन अभ्यारण्य, गरुड़ अभ्यारण्य का, माने गरुड़ की जो प्रजाति है यहाँ भागलपुर जिले में, वो पूरे वर्ल्ड में जो है, वो वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेस है जहाँ इतनी संख्या में गरुड़ है। दुनिया में दूसरा स्थान है। बायोडाइवर्सिटी की इतनी सारी बातें हैं, इतनी प्रवासी पक्षियां यहाँ आती हैं। गंगा की एक अलग ब्यूटी है। आर्कोलॉजिकल विक्रमशिला बोलिए, मंदार पर्वत बोलिए, या अजगैवीनाथ मंदिर बोलिए, चंपानगर, कर्मगढ़, ये इस तरह के बहुत सारे हैं। लोग आते हैं। पर्यटन यहाँ की का जो ऐतिहासिक या सांस्कृतिक या जो धार्मिक धरोहर है, उसके आकर्षण से लोग आ रहे हैं, एक ट्रेडिशंस के रूप में लोग आ रहे हैं। लेकिन जो एक आज के युग में, जबकि पर्यटन एक उद्योग का दर्जा ले रहा है, जिससे बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिल सकता है, हमारा उद्योग व्यापार बढ़ सकता है, हैंडीक्राफ्ट या जो लोकल प्रोडक्ट्स, जिसके बारे में हमारा माननीय प्रधानमंत्री का नारा है कि लोकल को वोकल बनाओ, तो ये वोकल होगा इस पर्यटन के माध्यम से। और यहाँ है, इस पर ध्यान देना चाहिए। हम तो यही कहेंगे कि ध्यान देना चाहिए। अच्छी बात हुई। और मैं मेरा कंक्लूड करूंगा इसको, क्योंकि एक समय सीमा है। तो इसमें पारिजात जी और चौधरी जी ने जो बातें लोगों को रखी, के सामने रखी, तो मुझे लगता है कि आज के, बार बार मैं कहता हूं कि आज के नौजवानों को इन सभी चीजों पर बहुत गंभीरता से देखना चाहिए, समझना चाहिए। ये आपके धरोहर है। और मैं जिस तरह से पारिजात जी, चौधरी जी, रमन सिन्हा है जो भी इतिहासकार हैं और SM कॉलेज के प्रिंसिपल हैं,
इन लोगों ने इतिहास पर जो मंथन किया है, ये मंथन अगर जारी रहता है तो आने वाले समय में दस्तावेज पढ़ने को हमारे इनके बाद के जनरेशन को मिलेगा। और ये बड़ी विडंबना है कि हम पुरानी चीजों को भूलते जा रहे हैं। भूलना नहीं चाहिए। पुरानी चीजें जो हैं वो आपके लिए एक माइलस्टोन है, वही चीज है आपके पास। तो मैं एक और छोटा सा सवाल करना चाहूँ, ये जो मैं जानकारी के लिए जनता के जो मूर्तियां मिलती हैं, जैसे वो उसको कहाँ लगता है प्रशासन? ये संग्रहालय में ला के रखता है कि फिर वही छोड़ता है? क्या इसका नियम? जैसे आज जो मूर्ति विदिशा कुंड में, आखिर उस मूर्ति को वो कहाँ ला के रखेंगे? या संग्रहालय में रखेंगे या उसको कहीं और स्थानांतरित करेंगे या वहीं पर स्थापित करेंगे? क्या होता है इससे? अगर मूर्ति यहाँ की है, इस समाज की मूर्ति है, मूर्ति थाना ले जाने का क्या आवश्यकता रहा? समाज में मूर्ति निकला, लेकिन इसकी प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए था। लेकिन अभी हम यहाँ से दूरभाष पे जानकारी दिए जिला परिषद अध्यक्ष महोदय को। उन्होंने डीएम से संपर्क किया और डीएम साहब बोले कि समाज के 10 गणमान्य लोग को कल लेके आइए, हम पुनः मूर्ति रिलीज दे देंगे थाना से। उस थाना में सिर्फ मूर्ति सुरक्षित रखने के लिए जा रहा है, तो उसको कहीं भेजने के लिए। लेकिन इस तरह का जो समाज इस तरह का विवाद किया अभी तक, थाना पर प्रशासन भी विवाद किया। धर्म का चीज है, गौतम बुद्ध की प्रतिमा है और इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। धर्म को राजनीति से मत जोड़ा जाए। लोग को इसमें रोक और कटाक्ष नहीं करना चाहिए। जबकि जिला प्रशासन खुद कह रहा है कि हर हाल में प्रतिमा जहाँ चाहेंगे समाज वहाँ वो स्थापित होगी। हम सिर्फ सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसको रखना चाह रहे हैं। कल डीएम साहब से बातचीत होगी, पुनः वो मूर्ति वापस आ जाएगी। आपका शुभ नाम? मेरा रामविलास सिंह, प्रमुख प्रतिनिधि शाहकुंड। दो तरीके हो सकते हैं। एक तो यह है कि कोई भी इस तरह की जो पुरातात्विक वस्तु है, मूर्ति है या कोई भी मूवमेंट है, तो उसकी सुरक्षा के लिए और उसको प्रदर्शन के लिए, डिस्प्ले के लिए जगह चाहिए। उसकी सुरक्षा की जरूरत होती है और रिकॉर्ड की चीज होती है, ये बड़ी बहुमूल्य चीज। तो उसको जो स्टेट संग्रहालय होता है, प्राय वहाँ पर जमा कराने का नियम होता है। तो शासन जो है उसको अपने कब्जे में लेता है, उसको संग्रहालय में जमा कराते हैं। एक ये तरीका होता है। दूसरा ये है कि लोग बाग, स्थानीय लोग जो है ये भी चाहते हैं कि उनके जगह की जो चीज जहाँ से प्राप्त हुई है वो उनकी थाती है, उसको वो चाहते हैं कि यहीं पर उसका प्रदर्शन भी हो, ऐसा चाहते हैं। तो यही बात आशुतोष जी से भी मेरी हुई। लोग अभी जैसे हम लोग चर्चा कर सकते हैं, जो खेड़ी पहाड़ी के पास की जो मूर्ति मिली है, वहां पर शाहकुंड में लोग जो है इस बात के लिए आमादा है कि नहीं, इस मूर्ति को हम लोग यहाँ से जाने नहीं देंगे। अखबारों में भी आया है, आप लोग सुने होइएगा। तो ये भी तरीका है कि स्थानीय स्थल पर यदि इस तरह की मूर्तियां मिलती है या पुरातात्विक सामग्री प्राप्त होती है कुछ संख्या में, तो वहीं पर लोकली भी संग्रहालय में तो गैलरी भी बनाया जा सकता है। गैलरी बना करके उसको डिस्प्ले के लिए रखा जा सकता है। उसकी सुरक्षा जो है उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। बहुत अच्छा, आप लोगों ने इतना अच्छा अपना बहुमूल्य समय दिया और बहुत अच्छी। और मैं ये चाहता हूँ कि इस तरह की बहस भविष्य में भी जारी रहेगी। और विभाग लाइव के दर्शकों से मैं आग्रह पर निवेदन करूंगा कि आप इस पोर्टल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आपका जो उत्साह मिल रहा है वो मुझे बहुत उत्साहित कर रहा है। आपने जिस तरह से मुझे उत्साहित किया है और बहुत लोग जुड़े और जुड़ते जा रहे हैं, तो ये भविष्य में एक पॉजिटिव एंगल पर देखिए हम लोग आएंगे। लीजा, तुमने अच्छा कंडक्ट किया, इसी तरह बोल्ड होकर कंडक्ट किया करो और सीखने की प्रवृत्ति रखो। धन्यवाद, नमस्कार।